आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका मैथ्स मीनिया पे। तो आज हम द पंडित्स का लाइव मॉक 4 का मैथ्स का सोल्यूशन करने वाले हैं। और ना ही हम सिर्फ सोल्यूशन करेंगे, हम उसके साथ 360 डिग्री रिवीजन भी करने वाले हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। तो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हेन अ पॉजिटिव इंटीजर इज डिवाइडेड बाय 176 द रिमाइंडर इज 158। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो जो आप नंबर को माना करो वो 158 जो नंबर दिया हो ना वही मान लिया करो। क्यों? क्योंकि अगर आप 158 को भी अगर आप 176 से डिवाइड करोगे तो आपका 158 ही रिमाइंडर बचेगा, इस वजह से। ठीक है, तो मुझे पता है, देखो अगर इस क्वेश्चन को मैं करूँ ना, अगर एग्जाम में या मॉक में, तो मुझे देखते ही पता चलेगा कि वो नंबर 158 ही होगा। अब उस 158 को अगर मैं 11 से डिवाइड करूंगा तो 1 जा 11, 4 8 बचा, 444, मतलब कहीं ना कहीं 4 रिमाइंडर आएगा। इसमें मुझे पेन उठाने की भी जरूरत नहीं थी। ये बात आपको समझ में आई ना? मैंने इस नंबर को ही मान लिया। अगर मैं 158 को अगर मैं 11 से डिवाइड कर दूं तो आपका कितना आ जाएगा? आपका 4 रिमाइंडर आ जाएगा कि नहीं? वही इसका आंसर है। तो ये क्वेश्चन मुश्किल से मेरे ख्याल से 7 से 8 सेकंड का था और बिना पेन उठाया था। ठीक है, अच्छा, इससे रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है, जो कि सक्सेसिवली डिवाइड वाला। ठीक है, आप देखो CHSL प्री 2024 में भी क्वेश्चन आया था, सक्सेसिवली डिवाइड। तो इस क्वेश्चन को करते कैसे हैं? आपको कहा है कि सक्सेसिवली डिवीजन ऑफ अ नंबर बाई एक नंबर है जिसको हम सक्सेसिवली डिवाइड करते हैं 2 3 5 7 से, तो हमें रिमाइंडर 1405 मिलता है। तो आपसे ना जब तक कुछ भी बोला ना तब तक आप मिनिमम वैल्यू निकाला करो कि वो जो नंबर, देखो कि यहाँ पे जो ये जो नंबर है ना, ये बहुत सारे नंबर बन सकते हैं, मल्टीपल नंबर से बन सकते हैं। तो आपको मिनिमम मिनिमम जो सबसे छोटी से छोटी पॉसिबल वैल्यू है ना, आपको वो निकालना चाहिए। कैसे निकाला जाता है? बहुत आसान है। देखो 2357 और इसके सामने इसके रिमाइंडर जो कि 1405 है। देखो मैंने क्या किया, मैंने इसको वर्टिकल में लिखा और इसके सामने इसको वर्टिकल में लिखा। अब क्या करना रहता है आपको, ये ऐसे जाना है, ऐसे ऐसे, यहां पे इंटू करना है, यहां पे प्लस करना है, यहां पे इंटू करना है, यहां पे प्लस करना है, यहां पे इंटू करना है, यहां पे प्लस करना है। अब देखो 5 इंटू 5 25, 25 प्लस 0 25, 25 इंटू 3 75, 75 4 79, 79 इंटू 2 158, 158 और एक 159। मतलब आपको ऐसे वाले में इंटू करना है और ऐसे वाले में ऐड करना है। तो आपको जो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू आएगी ना वो 159 आएगी। तो आपसे पूछ सकता है कि जो नंबर है, आपसे कुछ भी पूछ सकता है, मिनिमम पॉसिबल वैल्यू भी पूछ सकता है और उससे रिलेटेड कुछ और बना देगा। जैसे यहाँ पे हमसे डायरेक्ट 159 पूछा है, 159 नहीं पूछा, हमसे पूछा है कि अगर इस 159 नंबर को अगर मैं सक्सेसिवली डिवाइड कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, सक्सेसिवली डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, 7532 से, तो उसका रिमाइंडर क्या होता है? अब यहाँ पे मैं सक्सेसिवली डिवीजन का मतलब बता देता हूँ। देखो सबसे पहले आपको इसको 7 से डिवाइड करना है, तो आपका 5 रिमाइंडर आया, तो आप 5 को ऐड करोगे क्योंकि रिमाइंडर आया है। इसके बाद आप ये जो 22 लिखा है ना, 22, इस 22 को आप डिवाइड करोगे 5 से। ये होता है सक्सेसफुली डिवीजन का मतलब अगर आप किसी नंबर को 7 से डिवाइड कर रहे हो ना, 7 से, तो जो क्वेश्चन आएगा उसको इससे डिवाइड करना है, फिर जो क्वेश्चन आएगा उसको इससे डिवाइड करना है, फिर जो क्वेश्चन आएगा उसको इससे डिवाइड करना है। ये होता है सक्सेसफुली डिवीजन का मतलब। तो यहाँ पे 5 चौक होता है 20, यहाँ पे आपका रिमाइंडर आ जाएगा 2, तो यहाँ पे आप 2 को ऐड कर दोगे, प्लस फिर क्या बोला मैंने, इस 4 को डिवाइड करना है आपको फर्दर किससे, 3 से। तो 3 एकन्ना 3, आपका रिमाइंडर आ गया 1। तो रिमाइंडर आपका कितना आया है? रिमाइंडर आपका आया है 1। और फिर इस 1 को आप सक्सेसफुली डिवाइड करोगे 2 से, तो आपका रिमाइंडर आ जाएगा 1। तो ये आ गया आपका रिमाइंडर। इसका सम आपको बताना था, तो 5 2 7 2 9 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इस तरीके से करते हैं। अच्छा, ये तो हो गया मिनिमम। मिनिमम अगर आपको वैल्यू निकालना हो तब आपको कभी कभी क्या दे देगा ना कि जो लास्ट क्वेश्चन है वो 3 है। तो अगर लास्ट क्वेश्चन 3 दिया है तो आपको क्या करना है, इसको ऐसे बढ़ा देना है। अगर मैं दूसरे कलर से दिखाऊं, इसको ऐसे बढ़ा देना है, इसको ऐसे, और यहाँ पे बढ़ा है तो ये तो प्लस आता है। और लास्ट क्वेश्चन अगर 3 दिया है तो इंटू 3 कर देना है, अगर 2 दिया है तो इंटू 2 कर देना है। अब कैसे करोगे, यहाँ पे मानो लास्ट क्वेश्चन आपको 3 दिया है तो 7 त्रिक 21, 21 5 26, 26 बच्चे 130, 130, 130 दिए 309, 130 है 390, 390 394, 394 इंटू 2 कर दोगे, प्लस 1 कर दोगे, तो आपका ऐसे आ जाएगा वो वैल्यू। समझ गए? तो वहां पे अगर लास्ट क्वेश्चन मेंशन नहीं है तो आप इसको जीरो मानोगे, जीरो मानोगे तो इसका मतलब ही नहीं रहेगा। फिर आप यहां से स्टार्ट करो सिंपल। लेकिन अगर लास्ट क्वेश्चन 1 दे रखा है तो इंटू 1 करके 7 करना 7 प्लस 5 12, 12 25 60 ऐसे करना है। समझ में आई बात? आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है
कि रौनक जॉग्स एज ट्वाइस द स्पीड ऑफ वॉकिंग एंड रन्स एट ट्वाइस द स्पीड ऑफ जॉगिंग फ्रॉम हर हाउस टू ऑफिस। ठीक है, अब देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना जहां पे आपको पढ़ने पे थोड़ा सा जोर देना पड़ता है, जैसे इस क्वेश्चन को पढ़ने में थोड़ा सा आपको ऐसे दिमाग का ज्यादा यूज करना पड़ रहा है कि हाँ ऐसा ऐसा, मतलब पढ़ने पे थोड़ा जोर देना पड़ रहा है, ऐसे क्वेश्चन आपको हमेशा फर्स्ट गो में स्किप करने रहते हैं हमेशा। जैसे ये क्वेश्चन देखो कितना सीधा सीधा था, अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा जोर देना पड़ रहा है। ये क्वेश्चन देखो, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी बहुत सीधा सीधा है, ये क्वेश्चन बहुत सीधा सीधा है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको पहले गो में करना रहता है जहां पे आपको थोड़ा सा लैंग्वेज पढ़ने पे जोर देना पड़े। जैसे यहाँ पे लैंग्वेज पढ़ने पे जोर देना पड़ रहा है, तो इसको आपको हमेशा स्किप करना है फर्स्ट गो में, सेकेंड गो में करना है। इससे क्या होता है ना, इससे आप 15 मिनट में लगभग निपटा देते हो और मुश्किल से 3 से 4 क्वेश्चन बचते हैं, उसको आप बाद में आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको देखता हूं, मैं पूरा क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। तो जॉगिंग की स्पीड जो है ट्वाइस द स्पीड ऑफ वॉकिंग है, रन और रन की जो स्पीड है ट्वाइस द स्पीड ऑफ जॉगिंग है। होम से ऑफिस जा रहा है तो हाफ डिस्टेंस ये वॉक करके कर रहा है, हाफ डिस्टेंस जॉग करके कर रहा है, और फिर जब ऑफिस से घर लौटता है तो हाफ डिस्टेंस जॉगिंग करता है, हाफ डिस्टेंस रनिंग करता है। तो आपको एवरेज स्पीड बतानी है, ठीक है। होम टू ऑफिस फ्रॉम बैक होम, ठीक है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन ऑफिस एंड होम इज 20 किलोमीटर। अच्छा ठीक है, अगर ऑफिस से घर की दूरी 20 किलोमीटर है तो अगर आपको एवरेज स्पीड निकालो तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। टोटल डिस्टेंस क्या भाई, 20 जाना 20 आना, 40 आपका टोटल डिस्टेंस हो गया, ठीक है। दूसरा आपको क्या दिया है कि वॉकिंग की जो स्पीड है ना वो 5 है। तो अगर वॉक की स्पीड 5 है, यहाँ पे मैं क्यों करूँ ऐसे, मैं ऐसे लिख देता हूँ, अगर वॉकिंग की स्पीड 5 है तो जॉग की स्पीड कितनी हो जाएगी 10, और रन की स्पीड कितनी हो जाएगी, क्योंकि डबल है जॉगिंग के तो 20 हो जाएगी बस। और आपको पता है हाफ डिस्टेंस मतलब भाई 20 किलोमीटर है तो 10 किलोमीटर, भाई देखो 20 यहाँ से यहाँ तो 20 किलोमीटर है, तो फर्स्ट हम मतलब 10 किलोमीटर वो वॉक करके जा रहा है, 10 किलोमीटर जॉग करके आ रहा है, फिर 10 किलोमीटर जॉग कर रहा है, फिर 10 किलोमीटर वॉक कर रहा है, मतलब 10-10 किलोमीटर। तो 10 बट्टे जॉग, पहले क्या कर रहे हैं यहाँ पे लिखा होगा, फ्रॉम हर होम टू ऑफिस सी कवर्स हाफ डिस्टेंस बाई वॉकिंग, तो वॉकिंग की स्पीड हो गई 5। अच्छा ये 10/5 जो आप लिख रहे हो इसको आप मन में भी करके डायरेक्ट लिख सकते हो, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे मन में करके डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है चारों डिस्टेंस 10-10-10-10 है। तो 10/5 2 हो गया, फिर जॉगिंग किया मतलब 10 से किया, 10/10 मतलब 1 हो गया, फिर आते वक्त जॉगिंग किया 10/10 1 हो गया, और प्लस रनिंग किया मतलब 10/20 कहीं कहीं 0.5 हो गया। तो कहीं ना कहीं ये 40/4.5, 40/4.5 या आप कह सकते हो, सॉरी 4.5, या आप कह सकते हो 80/9। तो आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा थोड़ा सा हम टाइम स्पीड डिस्टेंस के डिफरेंट फार्मूला का रिवीजन कर लेते हैं। एवरेज स्पीड 2 इक्वल डिस्टेंस के लिए क्या होता है, 2s1s2 अपॉन s1 प्लस s2 होता है। अगर मैं बात करूँ 3 इक्वल डिस्टेंस की, तो 3 इक्वल डिस्टेंस के लिए क्या होता है, 3s1s2s3 अपॉन s1s2 प्लस s2s3 प्लस s1s3, ये होता है 3 इक्वल डिस्टेंस के लिए। अगर मैं बात करूँ विदाउट एंड विद स्टॉपेज वाला, तो जैसे मानो विदाउट स्टॉपेज आपको विद स्टॉपेज के साथ दिया है 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, विदाउट स्टॉपेज आपको दिया है 60 किलोमीटर पर आवर। तो आपसे पूछेगा कि भाई 1 घंटे में कितने मिनट के लिए रुकता है, तो आपको सिंपल क्या करना है, गैप अपॉन विदाउट स्टॉपेज स्पीड, विदाउट स्टॉपेज स्पीड, और ये आपका आवर में आएगा क्योंकि आपको किलोमीटर पर आवर में दिया, तो ये आपका आवर में आएगा। आप 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका ये मिनट्स में आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला था, यहाँ पे क्या हो जाएगा 10/60 इंटू 60 जो कि 10 मिनट आ जाएगा यहाँ पे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। आफ्टर द मीट का एक क्वेश्चन आता है कि जैसे मानो यहाँ से एक बस या ट्रेन कुछ भी है, ये S1 स्पीड से जा रहा है, यहाँ से ये आपका S2 स्पीड से आ रहा है, यहाँ पे ये मिल रहा है, मिलने के बाद ये यहाँ तक पहुँचने में T1 टाइम लेता है, ये यहाँ तक पहुँचने में T2 टाइम लेता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपका S1/S2 होता है वो आपका √T2/T1 होता है। यहाँ पे आपको बेसिकली ना 3 वैल्यू दे देता है, एक वैल्यू पूछ लेता है कोई भी, ठीक है। अगर टाइम कांस्टेंट है तो स्पीड का रेशियो जो है, स्पीड का जो रेशियो, अगर टाइम कांस्टेंट है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो अगर टाइम कांस्टेंट है तो जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही आपका स्पीड का रेशियो होगा। तो अगर स्पीड का रेशियो A/B है तो जो आपका डिस्टेंस का रेशियो होगा वो भी आपका A/B ही होगा, या आप वाइस वर्सा कह सकते हो। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है, डिस्टेंस कांस्टेंट है तो अगर स्पीड का रेशियो A/B है तो टाइम का जो रेशियो हो जाएगा वो B/A हो जाएगा। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अच्छा सर्कुलर रेस का एक क्वेश्चन आता है जहां पे आपसे पूछता है कि नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट्स कितने होंगे। जैसे आपको दे दिया कि
25 मीटर पर सेकेंड स्पीड है एक बंदे की स्पीड 35 मीटर पर सेकेंड है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। एक सर्कुलर ट्रैक है, पहले बात तो सर्कुलर ट्रैक है, यहाँ पे सर्कुलर रेस है ना, सर्कुलर ट्रैक है। अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं और अगर डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आपको क्या बताना है, आपको नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट्स बताने हैं। कैसे बताओगे? सबसे पहले आपको इसको एकदम सिंप्लीफाई कर लेना है, छोटे से छोटा काट लेना है, मतलब ये 5:7 में आ जाएगा। अगर आपसे सेम डायरेक्शन पूछा है तो आप डिफरेंस ले लोगे जो कि 2 आ रहा है। अगर आपको अपोजिट डायरेक्शन पूछा है, एक सेकंड में क्या कर दिया, अच्छा अपोजिट, आप अपोजिट होगा, डिफरेंट ना होगा, अपोजिट होगा। एक सेकंड दो, अपोजिट डायरेक्शन लिखा है तो आपको सिंपली ऐड कर देना, मतलब 7.12 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स आ जाएंगे। अब वो सर्कुलर ट्रैक चाहे जितना पड़ा हो उसके वो इंडिपेंडेंट होता है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में आप थोड़ा सा हिंदी सही कर लेना, शायद खराब गलत होगा हिंदी। यहाँ पे कह रहा है कि ए बी एंड सी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 15 days, हाउएवर ए एंड बी सेपरेटली, मतलब अलग अलग ए और बी 45 दिन में उस काम को करते हैं। तो ए बी सी अगर तीनों मिल के करे तो उसको 15 दिन में करते हैं, ए और बी इसको 45 दिन में करते हैं। तो यहाँ से आपका क्या आ गया, ये 45 आ गया, इसकी एफिशिएंसी 3, इसकी एक आ गई। तो आपको दिख रहा है सी की भी एफिशिएंसी जो है 1 आ चुकी है। तो अगर सी कितने दिन में करेगा, सी भी आपका 45 दिन में करेगा इसको। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। देखो tan a की वैल्यू आपको दिया है, ठीक है, आपको sec a की बताना है, तो आपको पता है ना sec स्क्वायर a इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर a, ये बात तो आपको पता है। तो sec स्क्वायर a को आप sec a लिख दो, sec a इक्वल्स टू रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर a, तो 1 प्लस 49 रूट 50, मतलब 25 इंटू 2 मतलब 5√2, आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। An iron ball is to be made with inner radius of 4 units and outer radius of 5 units. How much material is required to make the ball? 4/3 pi r cube minus r cube ना, 4/3 pi r cube minus r cube, मतलब आपका r cube कितना है 125 माइनस 64। तो आपका एक आ चुका है, आपका 6 आ चुका है, तो कहीं ना कहीं 61 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका, हाँ देखो नीचे तो नीचे 3 है तो कहीं ना कहीं 7 से तो जाना चाहिए। हाफ क्यूब, अच्छा पाई है ना, सॉरी इसको पाई ही लिखो ना, एक सेकंड, ठीक है इसको पाई ही लिख दो। तो 244 आ जाएगा, 244/3 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान था, आ जाओ नेक्स्ट पर। What is the time required for a sum of money to become 4 times? 4 times बन रहा है, मतलब 1 से 4 बन रहा है। आप देखो ना 1 से 4 बन रहा है, मतलब कहीं ना कहीं 300% इंक्रीज कर गया है, 300% इंक्रीज कर गया है। अगर 12% हर साल इंक्रीज कर रहा है तो टोटल 25 ईयर्स लग जाएंगे कि नहीं? बिल्कुल लग जाएगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। अब ना ये जो क्वेश्चन पूछा गया ना, इससे 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का, एक होता है सिंपल इंटरेस्ट का। तो करते कैसे, ध्यान दो। क्या कह रहा है कि मनी इज डबल्ड इन अ बैंक इन 7 ईयर्स। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट में हम ये देखते हैं कि 2 साल में कितना गुना हो जा रहा है, उतना ही गुना वो अगले 2 साल में हो जाएगा। जैसे मानो अगर शुरू के 2 साल में कोई पैसा 5 गुना हो रहा है, तो मानो 1 से 5 हो रहा है, तो अगले 2 साल में वो फिर 5 का फिर 5 गुना हो जाएगा। मतलब जैसे अगर मैं आपको समझाऊं, जैसे मानो जैसे आपका 3 साल में पैसा 5 टाइम्स हो जा रहा है, तो आपका मान लो कि आपका पैसा 1 से 5 हुआ है, तो अगले 3 साल में भी ये 5 टाइम्स हो जाएगा, मतलब इस 5 का 5 टाइम मतलब ये 25 हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात को? तो ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन, ऐसे करते हैं। और सिंपल इंटरेस्ट क्या है कि अगर ये 5 टाइम्स हो गया, मतलब कहीं ना कहीं 4 बढ़ा है, तो ये अगले साल भी 4 बढ़ेगा, मतलब ये 1 से 5 हुआ है तो अगले 3 साल में भी ये 9 हो जाएगा, अगले 3 साल में भी कितना हो जाएगा, इसका 4 मतलब 13 हो जाएगा। तो ये होता है, समझ रहे हो? ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि मनी इज डबल्ड इन अ बैंक इन 7 ईयर्स, मतलब 7 साल में आपका जो मनी है वो डबल, मतलब 1 से 2 हो चुका है। When the interest is compounded annually, ठीक है, what time in year is needed to make the amount 8 times, ठीक है। तो अगले 7 साल में आपको बताइए फिर से डबल हो जाएगा, मतलब 2 का डबल कहीं 4 हो जाएगा, फिर अगले 7 साल में फिर से ये 4 का डबल हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये हो जाएगा 8। आप ऐसे कर सकते हो, ये इंटू 2, ये इंटू 2 और ये इंटू 2 हो रहा है। तो आपको दिख रहा है 8 टाइम्स कितने साल में हुआ, 7 7 7 21 साल में हुआ। तो इस तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट वाला करते हैं। और सिंपल इंटरेस्ट वाला कैसे करते हैं, वो और आसान है। A certain sum of money becomes 7 times itself when invested at a certain rate of simple interest in 14 years, ठीक है। तो आप एक बताओ, ये 7 टाइम्स कितने, 7 टाइम्स हो गया ना, देखो 1 से 7 हो गया, तो कहीं ना कहीं 600% इंक्रीज किया है, 600%।
ठीक है। हाँ, इन 14 ईयर्स हाउ मच टाइम विल इट टेक्स टू बिकम 18 टाइम्स। ठीक है, तो अच्छा 18 टाइम्स का देखो, पहले बताइए इसमें 600% बढ़ने में इसने 14 साल लिए हैं। ठीक है, ऐसे अगर मैं आपको बताऊं 600% बढ़ने में इसने 14 साल लिए हैं, 14 साल। तो आपसे कह रहा है कि ये 18 टाइम्स हो जाए ना, कितना टाइम्स हो जाए 18 टाइम्स। तो 18 टाइम्स का मतलब है कि 1700% कितने देरी में कितने साल में बढ़ेगा। तो मैंने आपको अभी आईएमआर में पढ़ाया है या शायद वहां पढ़ाया है, आईएमआर में नहीं, मैंने शायद पिछले वाले मॉक में पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था कि आपको यहाँ पे क्या निकालना है, आपको टाइम निकालना है। क्या क्या लिखा है, हाउ मच टाइम ना लिखा है, हाउ मच टाइम, आपको टाइम निकालना है। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे टाइम निकालना है आपको। क्या पता है 600% 14 साल में बढ़ रहा है, तो 1700% कितने साल में, आपको साल बताना है। तो आप इसका साल ऊपर लिखोगे, मतलब आप कैसे लिखोगे ध्यान से देखना, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। 14/600 इंटू 1700, आपको सिर्फ इतना करना था। तो 17 इंटू 14 कितना होता है 170, 170 प्लस 68 138, 138/6 कर दो आप, तो 6 दूना और 6 त्रिक, एक सेकंड मैंने कुछ तो गड़बड़ किया है, 139 238 आएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 6 से डिवाइड कर दो, तो 6×4 = 24, मतलब 39.67 के आसपास आएगा। ठीक है, मैं आपको फिर से करके बताता हूँ। देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 त्रिक 18, 18 58, तो 39 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। मैं फिर से समझा दे रहा हूँ, जैसे आपको ये तो पता चल गया ना कि 600% 14 साल में बढ़ा है, तो 1700% कितने साल में बढ़ेगा। तो आपको ये साल निकालना है। तो जो आपको यहाँ पे दे रखा है ना पहली वाली वैल्यू, इसमें आप साल को ऊपर लिखोगे, इसको नीचे रखोगे और बाकी हुई इससे मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, तो आपका आ जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि द हाइट ऑफ इक्विलेटर ट्रेंगल इज इतना, मतलब कहीं ना कहीं √3/2a एल्टीट्यूड की वैल्यू दिया है 15। ठीक है, तो यहां से मेरी साइड की वैल्यू आ जाएगी 30/√3। ये मेरी साइड की वैल्यू आ गई। या तो आप कह सकते हो जो साइड है वही बेस है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से भी मैं इसका एरिया निकाल सकता हूं। तो हाफ इंटू बेस, बेस कितना है भाई, बेस तो यही है जो साइड है, इंटू हाइट, हाइट मुझे दे रखा था 15 है। ठीक है, तो यहां से मैं √3/√3 कर सकता हूं आराम से। ठीक है, तो 3×2 = 6, 25, 15×25 कितना, तो आपका 75√3 करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब मैं ना यहाँ पे दो फॉर्मूले और एरिया निकालने के। आपको क्या दिया रहेगा, आपको दिया रहेगा ये एक ट्रेंगल है जिसकी साइड ABC है, आपको बताना है इसका एरिया कितना होगा। तो आप कैसे निकालोगे, इसका एरिया निकालोगे हीरोन्स फार्मूला से। ठीक है, हीरोन्स फार्मूला से निकालोगे कैसे, S S-A S-B S-C और इसका पूरे का रूट, जहाँ पे जो S की वैल्यू होती है वो सेमी पेरीमीटर होता है, ABC/2 होता है। दूसरा क्या है, आपको यहाँ पे दो साइड दिया रहेगा और उसके बीच का एंगल दिया रहेगा। तो इसका कैसे निकालोगे एरिया, हाफ AB sin थीटा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। आपको कभी भी HCF या LCM फ्रैक्शन का निकालना रहे तो सबसे पहले तो आप ये देख लो कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है कि नहीं। तो ये सारे सिंपलेस्ट फॉर्म में है, मतलब इससे ज्यादा फर्दर नहीं कर सकता, ये कह रहा हूं मैं। ठीक है, तो जब भी आपको HCF निकालना है तो आप ऊपर वाले का HCF निकालोगे, नीचे वाले का उसका उल्टा LCM निकालोगे। और अगर आपको LCM निकालना रहेगा तो ऊपर वाले का LCM निकालोगे, नीचे वाले का HCF निकालोगे। मतलब जो आपको निकालना है तो आप ऊपर वाले का वो निकालोगे और नीचे वाले का उसका अपोजिट निकालोगे। तो यहाँ पे अगर मैं देखना चाहूँ, सोचना चाहूँ, तो मुझे ऊपर वाले का तो जो मुझे HCF दिख रहा है वो 5 दिख रहा है, और नीचे वाले का क्या दिख रहा है, नीचे वाले तीनों आपके प्राइम नंबर है, तो उसका मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 63 और 63 693 आ जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं आपका ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, हाँ, तो 5/693 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट में। अच्छा एक बात बताओ, आप मुझे HCF ऑफ 2⁻15 - 2⁻20 निकाल बता सकते हो क्या। देखो, जब भी आपको ना निकालना रहे HCF समथिंग, लाइक मैं ए की पावर कह देता हूँ, ए की पावर समथिंग, लाइक ए की पावर x माइनस ए की पावर y का अगर आपको HCF निकालना रहे, एक सेकंड तो यार मैं कुछ क्वेश्चन गलत पूछ लिया हूँ, रुको यार मैं क्वेश्चन गलत पूछ लिया हूँ। अरे यार, तो एक ही नंबर इसका थोड़ी HCF है, इससे हमेशा 2 नंबर का आता है ना। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन को थोड़ा सही कर देता हूँ। ठीक है, 1 मिनट देना मुझे।
ठीक है, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन क्या कर दे रहा हूँ, 2⁻15 - 1, 2⁻20 - 1। और जब भी आपको a⁻x-1 और a⁻y-1 का HCF निकालना हो तो इसका HCF जो आएगा a⁻HCF ऑफ x एंड y -1। मतलब कहीं ना कहीं आपको ये समझ में आ रहा है कि कभी भी अगर आपको किसी चीज की पावर समथिंग -1 या a⁻समथिंग -1 और a⁻समथिंग -1 का एचसीएफ निकालना, तो उसका जो एचसीएफ आएगा वो भी a⁻समथिंग -1 आएगा। बस जो समथिंग है, समथिंग की जगह इसका और इसका एचसीएफ आ जाएगा। जैसे अगर मुझे यहाँ पे निकालना हो इसका एचसीएफ, तो सिंपल में 2⁻समथिंग -1 इसका एचसीएफ हो जाएगा। और यहाँ पे समथिंग में क्या आएगा, इसका और इसका एचसीएफ जो कि आता है 5। तो 2⁵ -1 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। आ जाओ नेक्स्ट पे। अ नोटबुक वॉज सोल्ड फॉर ₹52 विद अ प्रॉफिट ऑफ 30%। मतलब 30% प्रॉफिट है, मतलब कहीं ना कहीं 13 की वैल्यू मुझे 10 की वैल्यू निकालना, तो आपका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। और अगर वो 55 में सोल्ड हो जाता है, मतलब सेलिंग प्राइस ये हो गया, तो आपको क्या बताना है, प्रॉफिट परसेंटेज। मतलब कहीं ना कहीं 40/55, कहीं ना कहीं 15/40 × 100, ठीक है। तो आपका 150, 4×3 12 और ठीक है 30 70 37.5 आपका आ जाएगा। ठीक है, तो आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि इन द गिवन पाई चार्ट व्हाट इज द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन रेंट एंड सेविंग। तो रेंट कौन सा है आपका, रेंट ये है, मतलब आपका रेंट, एक से रुक जाओ, रेंट आपका ये है, मतलब कहीं ना कहीं आपका रेंट ये हो गया 105 एंड सेविंग आपका कहाँ पे, सेविंग आपका 50 है, तो 50, तो ये आपका 155 आ गया है। कहीं ना कहीं आपको ये 31 का मल्टीपल दिख रहा है, तो आपको आगे देखने की भी जरूरत नहीं है, आपका यहीं पे आंसर आ जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि हार्दिक, अ ट्री एंड अ 12.25 मीटर tall building are positioned such that their feet on the ground are collinear and the tree is located between Hardik and building. The tree is located at a distance of 4.5 meter and Hardik and from Hardik and a distance of 80 meter from building. अब देखो ये क्वेश्चन पढ़ के आपको थोड़ा सा अगर अजीब साउंड कर रहा है कि आपका कोई थोड़ा सा नया टाइप आ रखा है, तो आपको इसको स्किप करना है पहले वो में। ठीक है, अभी ऊपर जो क्वेश्चन बताया था वो स्किप करने लायक था, और ये वाला क्वेश्चन भी स्किप करने लायक है फर्स्ट गो में। इसको आप दोबारा आके करोगे और बहुत ही आराम से करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो जो बात कह रहे हैं लिख देते हैं। पहली बात तो एक ग्राउंड है ना, जहाँ पे तीनों खड़े हैं, कोलिनियर है। ये आपका हार्दिक है, ठीक है, जो कि हाइट उसकी दी है, आग की हाइट दे रखी है जो कि 1.6 मीटर है। ठीक है, ये आपका बीच में ट्री है, और ये आपका कहीं ना कहीं आपका वो है, क्या बोलते हैं उसको, बिल्डिंग है। ठीक है, तो ये ऐसे मिले हुए हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया वो। अब आपको एक बात और पता है यहाँ पे कि ये तो 1.6 है, इसकी हाइट तो 1.6 है, तो ये भी 1.6 होगा। और ये जो है, ये 12.25 जो है, 12.25 जो है, यहाँ पे ये क्या होगा, इतना इतना आपका 12.25 - 1.6 है, तो 10.65 है ये, सॉरी ये नहीं, ये एक से रुक जाओ, हाँ ये आपका 10.65 है। अब आप मुझे एक बात बता दो, आपको एक चीज और दे रखा है क्या, कि जो ट्री की डिस्टेंस है हार्दिक से वो 4.5 है, और जो ट्री की डिस्टेंस है बिल्डिंग से वो 18 है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये 4.5 है, और ये 4.5 × 4 है। भाई ये कितना है, ये आपका 4.5 × 4 ही तो है। ठीक है, तो ये बेसिकली 4.5 है, और अगर मैं पूरे को लूँ तो ये 4.5 × 5 हो जाएगा, क्योंकि 18 ये मतलब 4.5 × 4 ये, और 4.5 × 1 ये पूरा मतलब आपका 4.5 × 5 हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपको दिख रहा होगा ये 1:5 है सिंपली, और आपको दिख रहा है कि भाई ये सिमिलर ट्रायंगल है, तो कहीं ना कहीं इसका भी जो रेशियो होगा वो 1:5 हो जाएगा। तो अगर 5 की वैल्यू इतनी है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2.13 हो जाएगी कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगी। अब ये 2.13 आ चुका है, और आपको पता है ये तो 1.6 ही है, तो 1.6 उसको जोड़ दो तो आपका कितना आ जा रहा है, आपका आ जा रहा है 3.73, जो कि आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आसान था कि नहीं, बस थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना है। आ जाओ नेक्स्ट पे क्या कह रहा है हार्दिक,
वेट यार, ये 11 था क्या? अच्छा ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। अच्छा यहाँ पे, अच्छा ठीक है। अच्छा मैं आपको ये कॉन्सेप्ट बताने वाला था ना, ये चलो इसको तो आप गलती से आ गया ये, ठीक है। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट ये बताने वाला था जो मैं आपको ऑलरेडी बता भी चुका हूँ कि हाइट एंड डिस्टेंस में कभी भी अगर आपको कॉम्प्लीमेंट्री दिख जाए, कॉम्प्लीमेंट्री लिखा हुआ दिख जाए, कॉम्प्लीमेंट्री लिखा हुआ दिख जाए और आपको दो वैल्यूज दे रखी है ए और बी और आपको हाइट पूछा है, तो हाइट हमेशा कितना होता है, रूट ए बी होता है, ठीक है। तो हाइट एंड डिस्टेंस का ये भी क्वेश्चन पॉपुलर है जो आता है, तो आपको पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन में कभी भी कॉम्प्लीमेंट्री दिख गया, दो वैल्यूज दिखेगा ए और बी और आपको हाइट पूछा होगा तो रूट ए बी कर देना सिंपली, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। हाँ मैंने आपको हमेशा बताया कि रेगुलर हेक्सागन का जो एरिया होता है ना वो 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल के बराबर होता है, तो 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया के बराबर ये आपका हेक्सागन का होता है। 16 चौक 64, तो एक वैल्यू आपकी सिंपली आ जाएगी 8, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो ये है ए, ये है बी, ये है सी, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब जो आएगा वो क्या आ जाएगा, वो आपका 3abc आ जाएगा। तो 3abc आएगा, तो 3abc क्या आएगा, 3 × 35 × -60 × 25। तो आपको ये तो पता है कि भाई आंसर आपका माइनस में आएगा, माइनस में आ रहा है, ठीक है, मतलब इन दोनों में से एक आंसर सही है। साथ में आपको ये बताया कि भाई मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 3 का मल्टीपल होगा, तो 3 का मल्टीपल ये है क्या, 7 5 12 1 13, ये नहीं है, ये है मल्टीपल आपका 5 5 10 और 18, तो आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आपको कैलकुलेशन करने की भी कोई जरूरत नहीं है। आ जाओ नेक्स्ट पे। X and Y can do a piece of work in 14 days and 21 days। X Y 14 21 आपका आ गया यहाँ पे 7 × 2 × 3 और यहाँ पे आ गया 3, यहाँ पे आ गया 2। ये बात समझ में आई। स्टार्टिंग विद एक्स, एक्स से स्टार्ट होता है और दे वर्क ऑन अल्टरनेट डेज, मतलब पहले दिन काम होगा 3, दूसरे दिन काम होगा 2, मतलब कहीं ना कहीं 2 दिन में आपका 5 काम हो रहा है। इंटू 8 कर दूं, इंटू 8 कर दूं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका 42 आ रहा है, ठीक है। तो मैं पहले 40 काम करवा लूंगा, तो 40 काम करवा लिया मैंने, 16 दिन में मेरा 40 काम हो चुका है। और फिर आपसे पूछा क्या है, क्योंकि 16 सही 2/3 आपका आएगा, क्योंकि भाई इसकी एफिशिएंसी 3 है, तो अगले दिन 2 ही काम करना है, तो जो आपका आएगा टाइम आपको जो लगेगा वो इतना टाइम लगेगा। लेकिन आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है होल नंबर में बताना है, तो मतलब आपको 17 दिन लग जा रहे हैं, तो आपका 17 दिन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। इफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर, इतना तो आपको बताना है, तो भाई 3 एंगल्स का ये है, तो आपको पता है तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 होता है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 20x 9x 11x 40x, 40x प्लस 10 4 और 6 20, ये आपका 180 होगा, तो कहीं ना कहीं आपकी x की वैल्यू 4 आ चुकी है। अगर 4 आ चुकी है तो अगर मैं यहाँ पे डाल दूँ तो ये आपका 90 डिग्री आ जा रहा है। जब ये 90 डिग्री आ गया तो बाकी देखना ही नहीं, आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ठीक है। अब आपसे क्या होता है ना, कभी कभी आपको 3 साइड्स दे देगा ए बी सी, कोई भी साइड दे सकता है, और आपसे पूछ लेगा कि भाई बता दो कि ये जो ट्रायंगल बनेगा ये ऑब्ट्यूज बनेगा या एक्यूट बनेगा या आपका राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। तो आपको क्या करना है, जो 3 साइड्स आपको दे रखी है, आपको नंबर्स में दे रखा होगा, तब को उन तीनों साइड्स में से 2 छोटे छोटे साइड्स सेलेक्ट करने हैं आपको। जैसे यहाँ पे दिया है साइड ए बी सी है, जिसमें जो लार्जेस्ट साइड है वो सी है, तो मतलब सी सबसे बड़ी साइड है और बाकी आपकी जो साइड है छोटी छोटी वो ए और बी है। तो आपको क्या करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को आपको सी स्क्वायर से कंपेयर कर देना है, ठीक है। अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन सी स्क्वायर है तो ये आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। अगर आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज लेस देन सी स्क्वायर है तो ये आपका ऑब्ट्यूज हो जाएगा। और अगर आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर है तो ये आपका हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। आपको ये तीनों रिजल्ट पता होनी चाहिए। आ जाओ नेक्स्ट पे। The average weight of 5% is increased by 15 kg when one of them whose weight is 55 kg is replaced by another person. What is the weight of the new person? देखो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान है। कैसे, आप बस इतना समझो, देखो 5 लोग हैं, मैंने आपको क्या बोला, सबको आपको बराबर बराबर बांटना है, तो ऐसे 5 लोग थे, इसका वेट 55 kg था। अब इसके जगह एक नया बंदा आता है जिसकी वजह से सबका एवरेज, जो एवरेज वेट है वो 15 बढ़ जाता है। इसका मतलब समझते हो, इसका मतलब ये है कि भाई सबका 15 15 किलो वजन बढ़ चुका है। तो ये जो नया बंदा आएगा, आपको पता है जो नया बंदा आएगा
ये अपने साथ 55 तो वेट लाएगा ही, क्योंकि भाई इसको रिप्लेस कर रहा है, तो 55 के साथ सबके लिए, इन पांचों के लिए 15-15 एक्स्ट्रा लेके आएगा, क्योंकि भाई सबका एवरेज वेट 15, मतलब सबका वेट जो है 15-15 से बढ़ा दिया गया है। तो यहाँ पे 5 लोग हैं, तो पांचों को 15-15 देना पड़ेगा ना भाई, तो मतलब 75 केजी देना पड़ेगा। तो इसका 55 तो है ही, साथ में 75 केजी और एक्स्ट्रा लेके आएगा, जिससे 15-15 सबको बांट पाए, तो आपका ये 130 केजी आ जाएगा। बस अगर आप इतना सोच पा रहे हो तो ऐसे क्वेश्चन आप बिना पेन उठाए भी कर सकते हो। जैसे मुझे पता था कि 55 से रिप्लेस करना था, तो 55 रिप्लेस करेगा, साथ में 5 लोग हैं, तो पांचों को 15-15 केजी से बढ़ाना है, मतलब कहीं ना कहीं 15-25-75 होता है, मतलब इस 55 में 75 ऐड करना है, मतलब कहीं ना कहीं 130 आ रहा है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। A shopkeeper claims to sell 500 kg rice at a cost price of 15 per kg but uses a weight of 900 gram instead of 1 kilogram weight. He sells the remaining rice in the black market at 3500। अब आपको ये रिमेनिंग राइस सोचना पड़ रहा है, मतलब थोड़ा सा सोचना पड़ रहा है, तो ऐसे क्वेश्चंस को ही मैं बोल रहा हूँ आपको स्किप करना रहता है पहले को में। ऐसे अगर आप 5 क्वेश्चन भी स्किप कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप 14-15 मिनट में खत्म कर देते हो 20 क्वेश्चन तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। तो ये क्वेश्चन स्किप करने वाला था पहले को में, दोबारा आके पढ़ो तो बहुत ही ध्यान से पढ़ो। देखो ऐसा होता है ना कि कुछ क्वेश्चन जो आपसे इसलिए नहीं होते ना क्योंकि आप उसको ध्यान से पढ़ते नहीं हो, तो आपको देखो क्वेश्चन पढ़ के पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, तो इसको मैं बाद में करूंगा। जब आप बाद में आओ पढ़ने तो बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, कि ऐसा ना हो कि आप क्वेश्चन को ही गलत पढ़ रहे हो, वरना आप क्वेश्चन को 4 बार गलत पढ़ोगे और 4 बार गलत करोगे, ये होता है। इस वजह से आप अपने अंदर ये मेंटालिटी रखा करो पहले से ही कि मुझे क्वेश्चन को बहुत ही तमीज से पढ़ना है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि शॉपकीपर क्लेम्स टू सेल, पहली बात देखो आपसे पूछा क्या है, द रेशियो ऑफ ओरिजिनल प्राइस पर केजी और ब्लैक मार्केट प्राइस पर केजी। अच्छा, ब्लैक मार्केट का क्या सीन है, ही सेल्स द रिमेनिंग राइस इन ब्लैक मार्केट, मतलब जो बच गया राइस वो सेल करता है ब्लैक मार्केट में। अब रिमेनिंग राइस मुझे समझना पड़ेगा कि कितना राइस बच रहा है। अब क्वेश्चन को पढ़ो अच्छे से, क्या कह रहा है, अ शॉपकीपर क्लेम्स टू सेल 500 केजी राइस एट अ कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 पर केजी, मतलब ओरिजिनल प्राइस आपको ऑलरेडी दे रखा है, 50 केजी आपको ऑलरेडी दे रखा है। अब वो क्या कर रहा है, वो एक फॉल्स वेट का यूज करता है जिसमें 900 ग्राम से ही है, 1 केजी की जगह 900 ग्राम से ही है। अच्छा ठीक है, देखो यहाँ पे ये 500 केजी इसको बेचना है, तो 500 केजी बेच रहा है, लेकिन हर केजी में आपका 100 ग्राम बच रहा है, क्योंकि भाई 900 ग्राम ही बेच रहा है तो 100 ग्राम बच रहा है। तो अगर 500 केजी में, मतलब 500 केजी में सब में 100 ग्राम बच रहा है, 500 केजी में अगर सब में 100 ग्राम बच रहा है, तो इतने ग्राम बच जाएंगे, तो कहीं ना कहीं आपका 50 किलो बच जाएगा यहाँ पे। अगर आप देखो फिर से ध्यान से देखो, आप ये समझो ना, जैसे मेरे पास मानो 2 किलो है, ठीक है, अब मुझे 2 किलो बेचना है, 2 किलो में बेच रहा हूँ, लेकिन मैं दोनों किलो में 100 ग्राम बचा लिया हूँ, क्योंकि मैं 900 ग्राम ही तो दिया हूँ, 900 ग्राम ही तो दिया हूँ, तो 100 ग्राम बच जाएगा, तो कहीं ना कहीं मेरे पास 200 ग्राम आ जाएगा कि नहीं, मतलब 2 किलो में 100 ग्राम, मतलब 2 इंटू 100, 200 ग्राम। ऐसे ही 500 किलो में 100 ग्राम बचा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये 50 केजी आ जाएगा कि नहीं, 50 केजी आपका बच जाएगा कि नहीं। तो ये 50 केजी जो बच गया है ना, इसी को वो ब्लैक मार्केट में बेच रहे हैं 3500 पे। तो 3500 पे बेचा है, कितना, 50 केजी बेचा, मतलब कहीं ना कहीं आपका ब्लैक मार्केट वाला जो रेट है वो 70 रुपये पर केजी है, और ओरिजिनल 50 है, तो जो रेशियो आ गया वो 5:7 आ चुका है। अब ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे गलत इसलिए क्यों होंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन को ढंग से पढ़े ही नहीं होंगे। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। द प्राइस ऑफ एसी इज इंक्रीज। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे गलत लग रहा है, थोड़ा सा। अब देखो इसमें ना एक्चुअल कैलकुलेशन की जरूरत थी नहीं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन गलत क्यों, पहले आपको ये बता दे रहा हूं, आप ध्यान से देखो कि द प्राइस ऑफ एन एसी इंक्रीजेस एंड डिक्रीजेस इन एवरी अल्टरनेट ईयर, मतलब हर साल, मतलब एक साल बढ़ रहा है, एक साल घट रहा है, एक साल बढ़ रहा है, एक साल घट रहा है। अच्छा, बढ़ कितना रहा है, अगर आप ध्यान से देख पाओ तो 1.6 आ रहा है, 1.6% बढ़ रहा है। ये बात आपको समझ में आ रही है ना, 1.6% बढ़ रहा है। इट स्टार्टेड विद एन इंक्रीज इन 2004 में ये इंक्रीज होने के साथ स्टार्ट हुआ, 2004 में इंक्रीज हुआ है। द प्राइस ऑफ एसी इन 2017 आपको बताना है एज कंपेयर टू 2014 से कंपेयर करके बताना है कि कितना आपका इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। अब ध्यान से आप एक बात देखो ना, जब आप 2004 से कंपेयर करोगे तो आप 2004 में जो प्राइस मानोगे बढ़ा हुआ ही मानोगे, क्योंकि भाई 2004 में इसका प्राइस इंक्रीज कर रहा है, मतलब 2005 में डिक्रीज करेगा, 2006 में आपका फिर इंक्रीज करेगा, और 2007 में आपका ये फिर डिक्रीज करेगा। तो अगर आपसे 2007 में इसका प्राइस पूछता तो आप 2007 में इसका डिक्रीज वाला प्राइस बताते, ठीक है।
अगर 2005 में पूछता तो 2005 में आपको इसका डिक्रीज वाला प्राइस बताते, ऐसा नहीं बताते कि अगर आपको 2005 में प्राइस बताना हो कि 2005 में कितना प्राइस है, तो ऐसा नहीं कि आप इसमें 10% इंक्रीज करके बता दोगे या जितना परसेंट दिया उतना परसेंट इंक्रीज करके बता दोगे, ऐसे नहीं बताओगे, क्योंकि 2005 में इसका प्राइस डिक्रीज हो रहा है। तो अगर आपसे 2005 का प्राइस पूछे तो जो डिक्रीज्ड वैल्यू है ना आप वो बताओगे। तो जब आप यहाँ पे कंपेयर करोगे ना 2004 के प्राइस को, तो ये इंक्रीज्ड वैल्यू को कंपेयर करोगे, मतलब यहाँ पे जो वैल्यू इंक्रीज करके हुआ होगा उसको कंपेयर करोगे। तो जब आपको ये बताना है 2007 वाला, तो कहीं ना कहीं आप डिक्रीज करोगे, फिर इंक्रीज करोगे और डिक्रीज करोगे। यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, इन्होंने इंक्रीज किया है, डिक्रीज किया और फिर इंक्रीज किया है इन्होंने, जो कि गलत है मेरे हिसाब से। पहले आपको डिक्रीज करना है, फिर इंक्रीज करना है, फिर डिक्रीज करना है, क्योंकि स्टार्ट तो हुआ था 2004 में इंक्रीज से, लेकिन आप 2004 को कंपेयर करना वाले इंक्रीज वाले को कंपेयर करना है यहाँ पे, मतलब 2005 में डिक्रीज होगा, यहाँ पे इंक्रीज होगा, और 2007 में जो डिक्रीज हुआ है उसके बाद आपको वैल्यू बतानी है। ठीक है, अब मैंने एक्चुअल कैलकुलेशन क्यों नहीं किया था, देखो मैंने क्या किया, मुझे पता है कि भाई देखो मैंने आपको बताया ना 10% जब कम वैल्यू होती है ना, तो जो हम सक्सेसिव इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं वो ना के बराबर होती है, मतलब बहुत ही ज्यादा कम। अगर मैं 10% भी ले लूँ तो आपको 1% का गैप आ रहा है। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी आपको पता है, पहली बात तो आपको ये पता है कि जब आप डिक्रीज करते हो और इंक्रीज करते हो फिर डिक्रीज करते हो तो आपका कहीं ना कहीं डिक्रीज ही हो रहा है, क्योंकि सेम वैल्यू ना, तो आपका फाइनल तो डिक्रीज ही आएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे इन्होंने इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज मान लिया था, इस वजह से इनका आंसर इंक्रीज है, लेकिन जो कि गलत है, मेरे हिसाब से गलत है। पहले तो आपका इंक्रीज वाला आपका गलत हो जाएगा आपका। अब इन दोनों में से एक ऑप्शन है, ये मुझे श्योर है कि इन दोनों में से होगा। अब इन दोनों में 1% का फर्क है, आपको दिख रहा है, तो मुझे पता है भाई 10% के लिए 1% का फर्क होता है, तो यहाँ पे तो बहुत छोटी वैल्यू, 1.6%, मतलब बहुत ही ज्यादा छोटी वैल्यू है। तो मैं क्या कहें, सिंपल मैं 1.6 डिक्रीज 1.6 इंक्रीज और -1.6 डिक्रीज कर दिया, तो ये आपका चला गया। आपका 1.6 के आसपास आएगा डिक्रीज, 1.6 के आसपास आएगा डिक्रीज, हालांकि इससे थोड़ी सी वैल्यू ज्यादा आएगी, लेकिन मैं क्या बताया, मैं आपको रफली बताया ना, वैसे आपको अगर पता हो ना तो ये 1.62 एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। ठीक है, लेकिन मुझे रफली करना है, रफली, तो रफली यहाँ पे ऑप्शन था नहीं, लेकिन मुझे एक बार पता थी, मुझे लगा इसके आसपास आएगा, तो मैंने ये मार दिया था सी वाला ऑप्शन। ठीक है, हालांकि इसका ऑप्शन है नहीं यहाँ पे, लेकिन ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। और मैंने आपको बता दिया यहाँ पे गलती क्यों हुई है, यहाँ पे इन्होंने इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज किया, लेकिन मेरे ख्याल से इसको डिक्रीज इंक्रीज और डिक्रीज करना चाहिए था। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट में। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है कि अ रिटेलर बाइज 230 चॉकलेट्स फ्रॉम अ होलसेलर फॉर द मार्क प्राइस ऑफ 207 आइटम्स। अब आपको पहली लाइन ही समझ नहीं आएगी आधे बच्चों को, तो आप बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल मतलब समझ लो, एकदम ही कस्टमर बन के सोच लो। तो कस्टमर बन के अगर आप सोच रहे हो तो आपका सिंपली क्या है कि आप उससे 230 आइटम लिए और उसको 207 का पेमेंट किए, ये हुआ। आप ऐसा भी कह सकते हो कि आप 230 रुपये का सामान लिए उससे और 207 रुपये ही पे किए, तो क्या हुआ, आपने पे कितना किया, 207 पे किया, और अब आपके पास 230 सामान है, 207 आपने पे किया और आपके पास 230 रुपये, आप ऐसे समझ सकते हो। ठीक है, अब आप इसको बेच रहे हो मार्क प्राइस पे 5% का डिस्काउंट दे के, मतलब कॉस्ट प्राइस मेरा ये था, आप ये कहते हो ये मार्क प्राइस है, इस पे आप 5% का डिस्काउंट दे रहे हो, मतलब कहीं ना कहीं आप 19/20 कर रहे हो, तो ये आपका सेलिंग प्राइस आ चुका है। ठीक है, सेलिंग प्राइस आ चुका है। तो अब आप आपको परसेंटेज निकालना, तो आप ऐसे रेशियो भी निकाल सकते हो। तो रेशियो अगर मैं निकालूं तो ये 0 से 0 चला गया, ये आपका 23 से जा रहा है 9 बार, तो कहीं ना कहीं आपका 18 और 19 आ जा रहा है, मतलब कहीं ना कहीं 100/18 आपका आ जाएगा, तो 25 होता है 90 और 5.55 भी आपका आ जाएगा, मतलब कहीं ना कहीं आपका ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। There are 3 measuring tapes which measures 45 centimeter, 72 centimeter and 81 centimeter in length. Find the least length that could be measured using any of the 3 tapes. ठीक है, मतलब आपको सिंपल एलसीएम निकालना है 45, 72 और 81 का। तो आपको दिख रहा है पहली बात तो ये 9 का मल्टीपल है, तो जो आपका एलसीएम आएगा वो भी 9 का मल्टीपल होना चाहिए। 4 3 7, 4 2 6 3 9, 3 3 6, 6 3 9 5 14, तो आपका एक ही ऑप्शन है, तो आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, आपका डीआई क्वेश्चन है और आपको क्या कह रहा है, आपको यहां से पढ़ना चाहिए, हमेशा यहां से स्टार्ट करना चाहिए। द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनरोल्ड फॉर वीसी इन इंस्टीट्यूट सी इन 2013, 14, 17, इंस्टीट्यूट सी में 2013, 2014 और 2017। ठीक है, जो कि आपका 385 आ चुका है। इज व्हाट परसेंट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनरोल्ड इन ऑल 5 इन 2018। 2018 में कितना है, 8 2 10, 10 20, 0 हाथ लगा 2, और 4 4 8 2 10, 10 10 20, 0 हाथ लगा 2,
और 5 2 7। ठीक है, तो क्या पूछा है, विच इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर। देखो व्हाट मतलब 385/700 इंटू 100 कर देना था आपको, तो आपका ये चला गया, आपका 55 आ जाएगा। ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट सिंगल डिस्काउंट परसेंटेज ऑफ टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 12 एंड 15, मतलब 12 प्लस 15 इंटू 12 प्लस 15 माइनस 12 इंटू 15 अपॉन 100। तो 12 15 आपका होता है 27, 27 में से 12 इंटू 15 तो जो कि आपका होता है 1.8, 180 अपॉन 100 है तो 1.8 हो जाएगा। तो 1.8 घटा दो कितने में से, 27 में से, तो 1 घटाओ 26, 0.8 घटाओ 25.2, तो बिना पेन उठाए हो जाएगा। अदरवाइज मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या होता है, 12 प्लस 15 माइनस 12 इंटू 15 अपॉन 100। अगर आपसे डिस्काउंट पूछे ना, डिस्काउंट सक्सेसिव x% और y%, तो क्या होता है x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100 होता है। सक्सेसिव अगर इंक्रीज बोल दो, इंक्रीज, तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 होता है नेट आपका। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट में। A sum of rupees 6000 is to be paid back in 2 equal installment. Each installment is to be paid at end of every year. ठीक है, what is the value of each installment if the interest is compounded annually at 2%? 2% मतलब है आपका पैसा जो है 50 से 51 हो जा रहा है एक साल में, दूसरे साल आपका 50 स्क्वायर से ये 51 इसका स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन आपको पता है कि भाई इंस्टॉलमेंट इक्वल है, मतलब कहीं ना कहीं ये वाली जो वैल्यू है वो आपकी, इसका जो सम है, इसका मतलब क्या है आपको बता दे रहा हूं मैं। अगर आपको इसका मतलब समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, मैं आगे 2 वीडियो अटैच किया उसको आपको देख लेना है। ठीक है, ये आपका है सम, ये आपका ईच इंस्टॉलमेंट, और ऐसे आप 2 इंस्टॉलमेंट दिए हो। ठीक है, तो आपको इसकी सम की वैल्यू आपको दे रखी है 6000, मतलब कहीं ना कहीं आपको 6000 जो है, एक सेकंड दूसरे कलर से लिख देता हूं, जो 6000 है ये आपको 50 इंटू 101 की वैल्यू दे रखा है, और आपको 51 इंटू 51 की वैल्यू बतानी है। तो देखो यहाँ पे सारे ऑप्शंस दूर दूर हैं, तो यहाँ पे आप अप्रोक्सीमेट भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया, अप्रोक्सीमेट, ये आपका मैंने 6 बार काट दिया, इसको मैंने 10 बार काट दिया, अप्रोक्सीमेट। ठीक है, तो ये आपका 6 6 25 30, मतलब 30 60 आ रहा है, जो कि आपका 30 90 के आसपास है, तो आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अप्रोक्स में किया है। बाकी अगर आपको समझ नहीं आया है कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे समझाना बहुत ही बेकार तरीका होगा। मैं आपको वैसे शॉर्ट में समझा सकता हूँ कि जैसे यहाँ पे 2 साल का है ना, 2 साल का इंस्टॉलमेंट जब भी लिखते हैं तो आपको ये बात पता है कि 50 से 51 हो रहा है, तो सिंपल आपको क्या लिखना है, 50 और 50 प्लस 51 इन दोनों को जोड़ लो 101, ये हो जाएगा सम। और इंस्टॉलमेंट क्या होता है, 51 का स्क्वायर, ये ईच इंस्टॉलमेंट है, इंटू 2 कर दोगे तो आपके 2 इंस्टॉलमेंट है। आपसे कुछ भी पूछ सकता है, कुछ भी दे सकता है, आपको इंस्टॉलमेंट दे के आपको सम पूछ सकता है, आपको इंटरेस्ट क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस इंटरेस्ट हो जाएगा। अगर 3 साल का है तो 3 साल का मैंने बता रखा है, मतलब ये चीज जो डायरेक्ट लिखते हैं ना, ये मैंने आपको अच्छे से बता रखा है, तो यहाँ पे बताना मुश्किल है। आप ये दोनों वीडियो देख लेना, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, और आपको अब आगे से ना आपको दिक्कत नहीं आएगी कभी भी। मैं ये 2 वीडियो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो मैं सर्च कर लेना SI इंस्टॉलमेंट बाय मैथ्समेनिया, CI इंस्टॉलमेंट बाय मैथ्समेनिया, ये दोनों वीडियो आप देख लेना, आपको बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। देखो यहाँ पे दोनों आधे आधे घंटे की ही वीडियो है, 1 घंटे में आपको दोनों निपट जाएगा, इसको जरूर देख लेना जरूर। आ जाओ नेक्स्ट पे। हाँ, नेक्स्ट क्या है कि अ बोट रेसर कैन रो 22.5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर इफ द स्पीड ऑफ द रिवर इज 12.25 किलोमीटर पर आवर। इट टेक्स 40 मिनट्स टू रो टू अ प्लेस एंड बैक टू इनिशियल पॉइंट। हाउ फार ऑफ इज द प्लेस फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट। देखो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कैसे आप पहले यहाँ पे एक बार जा रहे हो एक बार आ रहे हो, इक्वल डिस्टेंस है, इक्वल डिस्टेंस है तो आप एवरेज स्पीड निकाल सकते हो। एवरेज स्पीड क्या, जा रहे हो डाउन स्ट्रीम से ना भाई, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड निकालोगे तो मतलब आप 22.5 में आप 12.5 जोड़ोगे, मतलब कहीं ना कहीं आपका आ जाएगा यहाँ पे 35। तो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम डिफरेंस कितना है आपका 10 है, अपॉन दोनों को जोड़ दो 45 हो गया। ये आपका एवरेज स्पीड हो गया है जाने और आने का। ठीक है, तो इसको आप 40 मिनट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका जाने आने दोनों का निकल आएगा। लेकिन आपको सिर्फ जाने या सिर्फ आने वाला एक तरफ का निकालना है, क्योंकि आपको यहाँ पे दूरी पूछा है। तो आप 40 मिनट से मल्टीप्लाई करके आप 20 मिनट से कर दो। ठीक है, तो मैंने 20 मिनट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपको दिख रहा है ये आपका आ गया 7, ये आपका आ चुका है 9। तो यहां पे आपका जो आ चुका है
वो कितना आया है 20 मिनट्स है ना भाई, 20 मिनट्स है, तो इसको आप 1/3 करो ना, ठीक है। हाँ, तो 9×3 = 27 और 7×14 140/27 आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। हाँ भाई, अब देखो इसको भी कैसे करना था, इसको भी मैं ना कैसे करता हूँ, देखो मैं कैसे करता हूँ। सबसे पहले मैं 1/19 लिखता, ठीक है। अब मुझे पता है, ये मेरे दिमाग में चलता है, ये क्या है, ये आपका y² - 1/y², y² + 1/y² है। तो सबसे पहले मैं y² + 1/y² लिखता हूँ, जो कि कितना आ रहा है आपका n² + 2, मतलब 36 + 2 38। ये मैंने क्या लिखा है, ये मैंने लिखा है, ये चलो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ये आपका y² + 1/y² है। अब बचा क्या, अब बचा है आपका y² - 1/y², जिसको मैं फर्दर तोड़ के लिख सकता हूँ y + 1/y, y - 1/y। तो y + 1/y, मुझे y - 1/y तो दिया ही है, और y + 1/y कैसे निकालते हैं भाई, माइनस से प्लस में आ रहा है, तो n² + 4 मतलब √36 + 4 मतलब √40, √40 मतलब √4 × √10 मतलब 2 × √10। ये क्या था, ये आपका सिंपल क्या है, y - 1/y है, ये आपका सिंपल y + 1/y है। तो बस हो गया, 19 दूना 6 चौक 24 √10 आपका करेक्ट आंसर आ गया। अब एक रिजल्ट और है जो आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे x⁵ + 1/x⁵ पूछ ले, या x⁷ + 1/x⁷ पूछ ले, तो आप अप्रोच कैसे करोगे। तो आपको सिंपल ये पता होना चाहिए कि ये जो होता है ना, ये सिंपल आपको x⁵ बनाना है। तो आप x⁵ को x⁵ से मल्टीप्लाई करोगे, तभी तो आपका x⁵ बनेगा। तो आपको ऐसे लिखना है, ठीक है। साथ में आप x + 1/x को माइनस कर दोगे, ठीक है। जैसे अगर मुझे यहां पे बनाना है, तो मुझे पता है 3 × 4 से 7 बनेगा, तो साथ में कौन सा टर्म माइनस करना है मुझे, x + 1/x वाला। अब ये कैसे हो रहा है मैं आपको वो समझा दे रहा हूं। अगर आप ध्यान से देखो, मुझे ये चाहिए ना, तो अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूं तो मेरा ये मिल जाएगा, अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूं तो मेरा ये मिल जाएगा। बट यहाँ पे कुछ टर्म एक्स्ट्रा भी आ रहा है। कैसे भाई, ये वाला को आपने इससे तो मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन इससे भी तो मल्टीप्लाई होगा, तो जो ये वाला टर्म है ये एक्स्ट्रा आ रहा है। ये कौन सा टर्म है, ये आपका x², जब इससे मल्टीप्लाई हुआ तो आपका 1/x बचेगा। ऐसे ही ये वाला टर्म आपका एक्स्ट्रा आ रहा है, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो ये आपका x बन रहा है, मतलब कहीं ना कहीं आपको दिख रहा है x + 1/x ये एक्स्ट्रा आ रहा है, तो उसको मुझे हटाना पड़ेगा, तभी तो मुझे ये मिलेगा। ऐसे ही सिमिलरली ये आपका ये दे रहे हैं, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर आपका ये दे रहे हैं, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा टर्म आ रहा है कौन सा, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर 1/x बनाएंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर x बनाएंगे, तो कहीं ना कहीं आपका x + 1/x जो टर्म आ रहा है वो एक्स्ट्रा आ रहा है, जिसको मैं ऐसे हटा दूंगा तो मेरा ये आ जाएगा। तो आपको ये दोनों भी रिजल्ट क्या पता होना चाहिए, मतलब आपको पता होना चाहिए कि कैसे अप्रोच करना है। अगर आपको इसकी वैल्यू निकालना है तो आप इसकी निकाल लो, इसकी निकाल लो, इसकी शायद आपको दी रहेगी, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं। और अगर आप में से कोई बच्चा रिपीटर है, या कोई ऐसा बच्चा है जिसका कोर्स कंप्लीट हो गया है, ठीक है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इंटेंस मैथ रिवीजन का डेमो वीडियो दे रखा है, वहां से उसको चेकआउट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।